नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला राजस्थान। पहले रविंद्र सिंह भाटी और अब हनुमान बेनीवाल दोनों पर केस दर्ज हो चुका है। जी, पूरा मामला क्या है इसको जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार सौरभ भट्ट जी। आइए उनसे जानते हैं और समझते हैं कि अब हनुमान बेनीवाल पर किस बात को लेकर केस दर्ज हुआ है। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ सर, पहले लोकसभा चुनाव मतदान के दूसरे चरण में रविंद्र सिंह भाटी के लोकसभा में चुनाव था। भाटी के ऊपर केस दर्ज हुआ। पहले ही चरण में हनुमान बेनीवाल की नागौर लोकसभा सीट पर चुनाव था। अब खबर ये सामने आ रही है कि हनुमान बेनीवाल के ऊपर भी केस दर्ज हो गया है। क्या मामला है और किस चीज जी को लेकर केस दर्ज हुआ है हनुमान बेनीवाल पर? जी देखिए, हनुमान बेनीवाल के खिलाफ कुचेरा कस्बे में एक मतदान के दौरान मारपीट की घटना हुई थी। इसमें कांग्रेस और बीजेपी के नेता जो है आमने सामने आ गए थे। और उसके बाद हनुमान बेनीवाल जो कुचेरा पहुंचे और उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित किया। तो उस मामले में जो कुचेरा थाना अधिकारी हैं उन्होंने धारा 144 उल्लंघन का प्रकरण अपने थाने में दर्ज करवाया है। हनुमान बेनीवाल चूंकि विधायक है तो इस मामले की जांच सीधी सीआईडी करेगी, क्योंकि राजस्थान में जो नियम है, नियम प्रक्रियाएं हैं, वो ये है कि विधायक के खिलाफ अगर कोई मामला दर्ज होता है तो स्थानीय पुलिस की जगह जो सीधी सीआईडी होती है उसको मामला जाता है। तो पूरा प्रकरण यह है जी कि नागौर लोकसभा क्षेत्र में जब वोटिंग चल रही थी तो उस दौरान कुचेरा कस्बे में कांग्रेस के जो नेता हैं तेजपाल मिर्धा और हनुमान बेनीवाल के समर्थक वो आमने सामने हो गए थे। पुलिस ने बीच बचाव करने की कोशिश जरूर की, लेकिन मारपीट हुई और उसमें तेजपाल मिर्धा का सिर फूट गया। उसका ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल भी हुआ था। और इस दौरान वहां पर काफी हंगामा हो गया। हनुमान बेनीवाल हालांकि उस जगह मौजूद नहीं थे, लेकिन उनका एक बयान आया, उसमें उन्होंने कहा कि अपने समर्थकों से अपील की कि वो वहीं डटे रहें और वहां पर आकर वो उनसे बात करेंगे। हनुमान बेनीवाल करने के बाद कुचेरा कस्बे पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपने समर्थकों की हौसला अफजाई की। अब ये पूरा प्रकरण जो जी हुआ इसमें हनुमान बेनीवाल को धारा 144 उल्लंघन का दोषी मानते हुए, आरोपी मानते हुए ये प्रकरण दर्ज किया गया है। ठीक यही प्रकरण जो है कि सोमवार को रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ भी दर्ज हो चुका है बाद में बिसानेल कस्बे में। रविंद्र सिंह भाटी का भी आपको याद हो तो एक पोलिंग एजेंट को लेकर काफी विवाद हुआ था बाद में बिसानेल लोकसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान। तो उसमें पुलिस जी ने किसी बूथ पर पोलिंग एजेंट को बाहर निकाल दिया था। उस पोलिंग एजेंट को बाहर निकालने पर काफी हो हंगामा हुआ और रविंद्र सिंह भाटी ने एसपी थाने पर धरना दे दिया था। और इस मामले को लेकर तो पुलिस ने रविंद्र सिंह भाटी समेत 32 लोगों के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया था। और यह मामला भी, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी जो है वो विधायक है, तो यह मामला भी सीबीसीआईडी को दे दिया गया है। इसके अलावा राजस्थान में एक बीजेपी के विधायक हैं बाबू सिंह राठौड़, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। वो मामला यह है कि लोकसभा चुनाव के दौरान बाबू सिंह राठौड़ का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बाबू सिंह राठौड़ मतदान केंद्र के अंदर जाकर बीएसएफ के एक जवान को धमकाते सुनाई दिए। तो उस जी प्रकरण को लेकर सोशल मीडिया में काफी उनकी आलोचना हुई और बीजेपी पर काफी दबाव भी था। कांग्रेस ने इसे मुद्दा भी बनाया और बीजेपी ने आखिरकार बाबू सिंह राठौड़ के खिलाफ जो है वो सरकार ने ये मामला दर्ज कर दिया है। ये पूरा प्रकरण ये है। जी सर, केस दर्ज होने के बाद हनुमान बेनीवाल के जो समर्थक है, भारी संख्या में उनके समर्थक है नागौर लोकसभा में, उनका क्या रिएक्शन, क्या चीजें कुछ सामने आई, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। सोशल मीडिया पे जब से ये अभी ये थोड़ी देर पहले ये खबर सामने आई है कि हनुमान बेनीवाल के खिलाफ कुचेरा थाने में जो है वो मामला दर्ज कर लिया गया है। तो और जो समर्थक हैं उनके वो काफी एग्रेसिवली सोशल मीडिया पर इस चीज को रिएक्ट कर रहे हैं। उनके समर्थकों को कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल ने कुछ किया ही नहीं था और उनको टारगेट करके यह मामला दर्ज किया गया। और हनुमान बेनीवाल ने उनके जो उनकी लोकप्रियता थी कि हनुमान बेनीवाल के कहने पर वहां पर लोग हुए, इकट्ठा हुए। और बीजेपी ने जो खामखा, क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए बीजेपी ने उनको टारगेट करके मामला दर्ज किया है। और यही बात रविंद्र सिंह भाटी को लेकर भी आई कि बीजेपी के खिलाफ जो भी चुनाव लड़ रहे हैं एक एक करके चुन चुन करके
बीजेपी की जो सरकार है उनके खिलाफ अब मुकदमे दर्ज करवाती जा रही है। जी जी सर, नागौर लोकसभा सीट शुरुआत से ही एक हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई थी, ज्योति मिर्धा को लेकर, हनुमान बेनीवाल को लेकर शुरुआत से ही एक बयानबाजी चल रही थी। अब ये तो यहाँ पे ज्योति मिर्धा को भी एक मौका मिल गया है। क्या ज्योति मिर्धा के समर्थकों की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया है, ज्योति मिर्धा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? क्योंकि बयानबाजी का जो दौर था वो शुरुआत से ही, इलेक्शन के शुरुआत से ही ऐसा चल रहा था कि दोनों एक दूसरे से जुबानी जंग लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा के बीच जो मुकाबला था ये काफी समझ लीजिए नाक की लड़ाई थी, क्योंकि दोनों जो है वहां पर यहाँ जो नागौर लोकसभा क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं, और दोनों के जो परिवार है वो एक राजनीतिक विरासत उनकी है इस लोकसभा क्षेत्र में। तो ये जो विवाद था वो शुरू से ही चल रहा था, और हनुमान बेनीवाल जो लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि ज्योति मिर्धा के समर्थक है जो वो चुनाव में आरएलपी के समर्थकों के साथ जो है वो अभद्रता कर रहे हैं, मारा पीटी की घटनाएं हो रही है। हनुमान बेनीवाल ने अपने समर्थकों को कहा भी था कि भाई इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। तो ये पूरा मामला शुरू से ही इस तरीके का चल रहा था, और जो मतदान के दौरान जो घटना हुई इसमें तेजपाल मिर्धा और के साथ जो समर्थक थे उनका आरएलपी समर्थकों के साथ जो झगड़ा था वो उसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ। पुलिस ने बीच बचाव की कोशिश की लेकिन उसमें तेजपाल मिर्धा के जो है सर में चोट लगी। तो कुल मिलाकर ये उस एक तरीके से घटना की प्रतिक्रिया मान लीजिए, या हनुमान बेनीवाल वहां पर पहुंचे इसे लेकर जो है वो उनके खिलाफ जो है धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज कर दिया गया। अब सोशल मीडिया पर वो लगातार यही प्रतिक्रियाएं आई जा रही है कि जो जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ मामला दर्ज किया उसी तरीके से जो है हनुमान बेनीवाल को भी सरकार ने टारगेट कर दिया, क्योंकि ये दोनों नेता जो थे वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। ये इस तरीके की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पे लगातार आई जा रही हैं। जी सर, अब एक सवाल और, जब हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा का जिक्र हुआ, ये तो नागौर का भी जिक्र कर ही लेते हैं। नागौर लोकसभा सीट पर मतदान प्रतिशत नागौर का देखते हुए क्या लगता है वहां के रुझान? क्योंकि आप राजस्थान की राजनीति पर नजर रखते आए, मतदान प्रतिशत कम हुआ है, बढ़ा है, जैसा भी रहा है, उसको देख के क्या लगता है? जी देखिए, बीजेपी पिछले 2 लोकसभा चुनाव से लगातार जो है वो 100% सीटें जीतकर लोकसभा पहुंच रही है, लेकिन इस बार जो है आप चाहे सट्टा बाजार की बात कर लीजिए या सियासी गलियारों में जो चर्चाएं हैं उनकी बात कर लीजिए, इस बार ये चर्चाएं जोरों पर है कि इस बार की स्थिति जो है वो पहले 2 चुनाव की स्थिति से अलग रह सकती है। और आप देखिए कि हाल में एक चैनल को जो अमित शाह का इंटरव्यू दिया था, अमित शाह ने उसमें ये स्वीकार भी किया कि राजस्थान में इस बार कुछ सीटों का फर्क हो सकता है। हालांकि उन्होंने कुछ सीटों के बारे में बात की, लेकिन यहाँ पर राजस्थान में जो चर्चा है वो काफी ज्यादा सीटें जो है वो बीजेपी लूज कर सकती है, इस तरीके की चर्चाएं हैं। हालांकि नतीजे जो आएंगे वो 4 तारीख को ही आएंगे, उसके बारे में कोई बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, लेकिन फिलहाल तो संभावना इस तरीके की है कि क्योंकि वोटिंग प्रतिशत कम रहा है, तो वोटिंग प्रतिशत सत्ताधारी जो दल होता है उसके फेवर में कम से कम नहीं होता। लेकिन यह भी है कि इस बार ये भी कहा जा रहा है कि जो वोट प्रतिशत कम रहा है वो दोनों तरफ कम रहा है, वो बीजेपी में भी कम रहा है और कांग्रेस के वोटर भी नहीं निकले। तो ये कहना इस जो प्रेडिक्शन है वो बड़ा मुश्किल है कि ये वोट असल में कम किसका हुआ, क्योंकि देखिए गर्मी का भी मौसम था और शादी के सावे भी राजस्थान में बहुत ज्यादा थे, और इसके अलावा एक रुझान भी कम था, चाहे वो आप कांग्रेस की बात कर लीजिए चाहे बीजेपी की बात कर लीजिए। बीजेपी के वोटरों में रुझान इसलिए कम था कि उनको ये लग रहा था कि बीजेपी, चलो ने जो 400 पार का नारा दिया तो उनको कहीं ना कहीं ये एक फीलिंग आ रही थी कि बीजेपी आ ही जाएगी तो क्या वोट डालने के लिए निकले, मतलब एक कोई मोटिवेशन नहीं था वोट डालने के लिए। और वहीं कांग्रेस के साथ भी इस तरीके की चर्चाएं थी कि कांग्रेस में कोई एक यूं नहीं था कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है या केंद्र में सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस का वोटर भी जो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड नहीं था। तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों में वोटिंग जो है वो प्रभावित हुई है। अब वो किसके पक्ष में ज्यादा हुई है और किसके पक्ष में कम हुई है ये इसका तय करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन
कहीं ना कहीं कुछ सीटों का अंतर जरूर आता नजर आ रहा है। तो उसमें नागौर की बात करें तो नागौर में भी बहुत टफ फाइट बताई जा रही है। हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्जा के बीच जो मुकाबला है वो टक्कर का बताया जा रहा है इसमें। हालांकि पिछले 2 मुकाबलों में जो है वो ज्योति मिर्जा हार चुकी हैं इसमें। लेकिन अब ये इस बार ज्योति मिर्जा जो है वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। तो देखना होगा कि उनको कितना फायदा मिलता है कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने का। हालांकि विधानसभा चुनाव में ज्योति मिर्जा बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़ी थी नागौर विधानसभा से, और वो चुनाव हार गई थी। लेकिन अब ये लोकसभा है, लोकसभा में कितना फर्क होता है, विधानसभा चुनाव से कितना फर्क आता है, ये देखने वाली बात है। जी, नतीजे तो सर भविष्य के गर्भ में 4 जून को सब साफ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हनुमान बेनीवाल रविंद्र सिंह भाटी से जुड़े हुए केस को और अच्छे से समझाने के लिए हमारे दर्शकों को और हमें बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपको इस पूरे मामले को लेकर क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला राजस्थान।